हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कौन कौन से उनको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, किस प्रकार से वो अपना भोजन लेते हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग वो कर पाते हैं। एनिमल्स का जो फूड रहता है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें इसी रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। और जब इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है तो इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। भोजन लेने के कई प्रकार के तरीके होते हैं। अगर बीज और हमिंग बर्ड्स की बात करें तो वो क्या करती हैं, प्लांट से नेक्टर को सक कर लेती हैं या चूस लेती हैं। और इन्फेंट्स की बात करें, ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं या और भी कई प्रकार के जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मदर का मिल्क जो है पीते हैं। अगर स्नैक्स जैसे कि पाइथन की बात करें तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन को निगल लेते हैं और फिर उसे आसानी से हजम करते हैं। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, आसपास में तैरते हुए जितने भी फूड पार्टिकल्स है उनको थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। ह्यूमंस में किस प्रकार से डाइजेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। ह्यूमन बींग्स जो फूड खाते हैं वो एक बहुत बड़ी कैनाल होती है, उसके थ्रू गुजरता है और इसका एंड होता है एनस से। इस कैनाल के बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, जिनमें बकल कैविटी, फूड पाइप जिसे ओइसोफेगस भी कहते हैं, स्टोमक भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम तक जाती है, उसके बाद में एनस आता है। ये सारे पार्ट्स मिला के हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को या इस एलिमेंट्री कैनाल को पूरा करते हैं। सामने दिए गए डायग्राम में आप आसानी से इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होते हुए ओइसोफेगस और फिर उसके आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आगे रेक्टम और एनस आपको दिखाई दे रहे हैं। हम जो भी फूड कंपोनेंट्स लेते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। ये बहुत सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं उन सब से गुजरते हैं। स्टोमक की जो अंदर की जो दीवारें होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, उनमें बहुत सारे सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। और लीवर जो होता है और उसके अलावा पेनक्रियाज जो होते हैं, उनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या वो बनाते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, हमारे भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ में जो ग्लैंड्स का जो समूह है, उन दोनों को मिला के ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अब माउथ और बकल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फूड जो है वो माउथ के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं। फूड को बॉडी के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसे इंजेक्शन कहा जाता है। हम क्या करते हैं, अपने दांतों के साथ में भोजन को चबाते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और हर एक जो हमारा दांत होता है वो क्या करता है, हमारे गम्स के अंदर अलग अलग तरह के सॉकेट बने हुए होते हैं, उनमें फिट होता है। हमारे दांत जो होते हैं वो आकृति में और अपने कार्य में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। कुछ दांतों को मोलर कहा जाता है, कुछ को प्रीमोलर कहा जाता है, फिर कैनाइन और इंसीजर भी उनको कहा जाता है। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर, इन सब के अलग अलग काम होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। अगर खाना खाने के बाद में हमारा मुंह साफ नहीं है तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज जो हैं वो वहां पे ग्रो करना शुरू कर देंगे और ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वहां पे जितनी भी बची हुई शुगर है उसको क्या करेंगे, एसिड में रिलीज कर देंगे। और ये एसिड जो है वो हमारे दांतों को खराब करता है। इसी को टूथ डिके यानी दांतों का सड़ना कहा जाता है। अगर सही समय पे इसका इलाज ना हो, ये आपके दांतों को पूरी तरह से खराब कर सकता है। अक्सर चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो चीनी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारे दांत सड़ने का डर बना रहता है। इसलिए हमें
ब्रश करना चाहिए, दांतों से भी हमें ब्रश करना चाहिए और हमें अपने दांतों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और भोजन करने के बाद में विशेषतः इन्हें साफ करना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जल्दीबाजी में हम लोग खाना खाते समय हंसते हैं या बोलते हैं तो अचानक हमें खांसी या हिचकी आने लगती है। उसका क्या कारण है? उस समय ऐसा होता है कि हमारा जो भोजन है उसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं। विंड पाइप जो होती है हमारे नोस्ट्रिल से लेके लंग्स तक फैली हुई होती है और ये फूड पाइप के साथ साथ चलती है। गले के अंदर एयर और फूड के लिए एक कॉमन रास्ता बना हुआ होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो विंड पाइप जो है वो बंद रहती है, लेकिन खाने को निगलने के दौरान एक वॉल लगा हुआ होता है, वो विंड पाइप को बंद कर देता है। लेकिन कई बार गलती से क्या होता है, खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है और हमें खांसी या हिचकी जैसी अचानक आने लगती है। अब फूड पाइप और ओएसोफेगस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो निगला हुआ भोजन जो है वो फूड पाइप या ओएसोफेगस में जाता है। फूड पाइप क्या होती है, हमारे गर्दन से लेकर छाती तक लंबी पाइप की तरह होती है और धीरे धीरे उससे भोजन जो है वो नीचे की तरफ जाता है। वास्तव में ये जो मोमेंट है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्टोमक जो है वो भोजन को नहीं लेता है, तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, इसे वापस बाहर फेंक देते हैं। स्टोमक एक ऐसा बैग है जिसकी दीवारें काफी थिक होती है। ये बिल्कुल फ्लैटेंड जे की तरह दिखाई देता है और बहुत बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। इसे फूड पाइप से खाना मिलता है और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही उसे लेके जाता है। स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कई प्रकार के म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। म्यूकस क्या करता है, स्टोमक की लाइनिंग को बचा के रखता है। एसिड क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को मारता है और उसी के साथ साथ में हमारे भोजन के अंदर ही वो प्रवेश करता है और हमारे भोजन को एसिडिक वो बना देता है ताकि हमारा जो भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिलके हमारे भोजन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा घुमावदार होती है। ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इसमें लीवर और पैनक्रियाज से सिक्रेशन मिलता है। इसी के साथ साथ में इसकी जो दीवारें हैं वो भी कई प्रकार के जूसेस को सिक्रेट करती है। लीवर जो होता है वो लगभग रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में होती है और वो राइट साइड में होती है। यह हमारे बॉडी की सबसे लंबी ग्लैंड होती है। ये बाइल जूस को सिक्रेट करती है और उसे एक सैक में इकट्ठा करती है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ये जो बाइल है वो हमारे फैट्स को पचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पैनक्रिया जो है वो एक लंबी क्रीम कलर की ग्लैंड जैसी होती है जो कि स्टोमक से नीचे होती है। पैनक्रिया में जो जूसेस बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अब ये आधा डाइजेस्ट हुआ जो भोजन है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्सों में चला जाता है जहाँ पे इंटेस्टाइन क्या करती है, अपना प्रोसेस करती है और उनको डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया करती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टूट जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे ग्लूकोज। फैट्स है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टोमक की जो वर्किंग है वो एक संयोग से ही हमारे सामने आई थी। एक्चुअली 1822 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको बहुत भयंकर रूप से चोट लगी थी, उसे गोली मारी गई थी और उसकी जो बुलेट जो है वो सीधा चेस्ट के अंदर चली गई थी और एक बहुत बड़ा होल उसके स्टोमक में हो गया था। उसे अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर विलियम बेमोंट के पास लाया गया और उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचा लिया, लेकिन उसके जो स्टोमक में जो छेद था उसे वो ढंग से बंद नहीं कर पाए और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस छेद के अंदर से झांक के देखा और बहुत सारी चीजों का पता लगाया। उन्होंने पाया कि यहाँ पे भोजन जो है वो पच रहा था और कई प्रकार के जूसेस बन रहे थे और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से ये जो भोजन है आगे इंटेस्टाइन और आगे के हिस्सों में
जाता है और किस प्रकार से यह डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब हम जानेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भोजन डाइजेस्ट किया हुआ होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है जो कि इंटेस्टाइन की दीवारों में होते हैं और इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती है उनमें कई हजारों की संख्या में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं जिन्हें विली कहा जाता है और इसका सिंगुलर विलस होता है। ये विली क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए उनके सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं। हर एक विलस का एक अपना नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी दुबली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। विली का जो ये सरफेस होता है वो क्या करता है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब जितने भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं उन्हें बाद में ब्लड वेसल्स से अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने के लिए काम में लिया जा सके, जैसे कि प्रोटीन्स जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है और इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ले लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी रहती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो छोटी रहती है। ये लगभग 1.5 मीटर की होती है। इसका भी प्रोसेस वही है, ये भी भोजन को एब्जॉर्ब करती है। इसका काम है जो भोजन पचा नहीं है उससे पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम की तरफ चला जाता है और वहां पे सॉलिड टुकड़ों के रूप में जमा हो जाता है और बाद में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर आ जाते हैं जिसे इजेशन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा गाय को या भैंस को या और भी घास खाने वाले जो जीव जंतु है वो अक्सर जब खाना नहीं खाते तब भी कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। वास्तव में वो क्या करते हैं, जब भी वो खाना खाते हैं उसे निगल लेते हैं और उनके स्टोमक में एक पार्ट रहता है जिसे कहते हैं रूमेन, उसे वो वहां इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है और वो कड बन जाता है और बाद में क्या होता है, ये कड जो होता है वो मुंह में वापस आता है और एनिमल्स इसे वापस चबाना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसा काम करने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। ग्रास जो है सेल्यूलोज में रिच होता है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कुछ रूमिनेंट्स जैसे कैटल, डियर, उनमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, इस रूमिनेशन में उनकी हेल्प करते हैं। कई एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे बहुत ज्यादा पानी के रूप में वेस्टेज बाहर निकलता है। इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। अगर हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या फूड पॉइजनिंग हो या हमारा खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से पच नहीं रहा हो तो हमें डायरिया होने की शिकायत हो जाती है। भारत में बच्चों में ये शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। इसके कारण से शरीर के अंदर पानी और नमक की बहुत अधिक कमी हो जाती है। डायरिया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेने से पहले भी क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को पानी गर्म करके उसे ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा नमक और चीनी उसमें मिला के देना चाहिए। इस लिक्विड को ORS कहा जाता है जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में पानी, नमक और चीनी की कमी को पूरा करता है। अब बहुत सारे जानवर जैसे कि घोड़े और खरगोश हैं, उनमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है। उनमें एक बहुत बड़ा बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे केकम कहा जाता है जो कि ओइसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। भोजन के अंदर जो सेल्यूलोज है उसे डाइजेस्ट किया जाता है और इस काम में
उनकी बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि यहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। ये बैक्टीरियाज ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अपना भोजन लेते होंगे, कैसे वो डाइजेस्ट करते होंगे, चलिए इस चीज को भी देखते हैं। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन रहती है, एक राउंडेड न्यूक्लियस रहता है और कई बबल लाइक वैक्यूल्स रहते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अमीबा अक्सर अपनी शेप को और पोजीशन को बदलता रहता है। यह अपने से बाहर की तरफ एक या एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को निकालता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट भी कहते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए काम में आते हैं। अमीबा क्या करता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं उनको अपना भोजन बनाता है। जब इसे पता लगता है कि आसपास में भोजन है तो अपने स्यूडोपोडिया को उसकी तरफ बढ़ाता है और उस भोजन को वो निगल लेता है। अब ये फूड जो होता है वो वैक्यूल में फंस जाता है और डाइजेस्टिव जूसेज जो है वो धीरे धीरे फूड वैक्यूल में सिक्रेट होते हैं और उसके बाद में बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है और डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहते हैं। जितना अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है उसे वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें, लगभग जितने भी जानवर होते हैं उनमें भोजन को लेने का और एनर्जी को रिलीज करने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा ही होता है। अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने मुख्य बातें क्या क्या पढ़ी है। हमने सबसे पहले ये जाना है कि एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह हम भोजन को लेते हैं और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, ये तीनों बातें आती हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में एंड होती है, फिर एनस। मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। हमारा स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फीडिंग का तरीका अलग अलग होता है, यानी वो अलग अलग तरीके से खाना लेते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।